हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका जो चैप्टर नंबर 11 है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब मैंने आपके सामने लिखा है कार्य और शक्ति। वो किस लिए लिखा है? क्योंकि ऊर्जा वाला पोर्शन तो हमारा सिलेबस में है नहीं, तो हमें केवल और केवल कार्य और शक्ति पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में हमने कार्य के बारे में सब कुछ जान लिया था कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने देखा था कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो बल की दिशा में विस्थापन लेने के लिए हम क्या करते हैं, W इज इक्वल्स टू एफ एस क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा ले लेते हैं। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है कोण, और कोण किस किस के बीच में होता है? बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के मध्य में बनने वाला जो कोण होता है वो होता है थीटा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी पाठ्य पुस्तक के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, कुछ सवाल जो है कि बल इतना है, विस्थापन इतना है, तो बताइए कार्य वर्क डन कितना होगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हम किस टॉपिक पर जाने वाले हैं, नेक्स्ट हम जाएंगे शक्ति वाले टॉपिक पर। और शक्ति निकालने के लिए, शक्ति फाइंड करने के लिए हमें कार्य ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम जो है बेसिक से 2 क्वेश्चन की कार्य कैसे ज्ञात किया जाता है वो कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नया फ्रेश टॉपिक जो है शक्ति, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक बैग को धरती से उठाकर आपने क्या किया। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपने, सुन लीजिएगा क्वेश्चन को, यदि सफर में जाते समय आप, साथ के साथ नोट करना चाहिए तो नोट भी कर लीजिए, यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम का एक बैग, 12 किलोग्राम का यानी बैग का द्रव्यमान कितना है, बैग का द्रव्यमान दिया है कितना है, 12 किलोग्राम का। 12 किलोग्राम के एक बैग को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं। आपने कितना ऊपर उठाया है, यानी कितनी ऊंचाई पर रखा है बैग को, तो आप कह देंगे ऊंचाई कितनी उठाई आपने, तो आप कह देंगे ऊंचाई, जिसको हम H से लिखेंगे, ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर ऊंचाई बैग को आपने तय करवाई है। ठीक है, बैग को नीचे से उठाया और 1.5 मीटर ऊपर उठाया है, ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं। तो बैग पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। किस पर कार्य की गणना करनी है? बैग पर कार्य की गणना करनी है, यानी आपको कार्य बताना है कि कितना होगा। अब आप कहेंगे कि बैग को ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये ज़मीन है, ज़मीन पर मान लीजिए कि कोई बक्सा पड़ा हुआ था, इस तरह से एक बैग पड़ा हुआ था। आपने उस बैग को यहाँ से उठाया और ऊपर लेके गए। आप इस बैग को उठाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। कितना ऊपर लेके जाते हैं? तो आप देखेंगे कि 1.5 मीटर ऊपर लेकर के गए। लेकिन आपको इस बैग को उठाने में कितना काम करना पड़ेगा? जितना इस बैग का भार है उतना काम करना पड़ेगा। अब बैग का भार कितना होगा? तो आप कह देंगे जितने बल से पृथ्वी इस बैग को खींच रही है उतना ही इसका भार हो जाएगा। तो पृथ्वी इस पर कितना बल लगा रही है, यानी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, तो आप कह देंगे कि F क्या होता है, F होता है MA। F क्या होता है? MA। अब इसको हम ऊपर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ इस पर एक हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि नीचे की तरफ इस पर कितना बल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ कितना बल लगाया जा रहा है वही इसका भार हो जाएगा। ठीक है, यानी बल हो जाएगा। अब देखिए नीचे की तरफ धरती इस पर कितना बल लगा रही है, तो आप कह देंगे M × G, इतना बल लगा रही है। ठीक है, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कि G कितना मान के चलना है आपको। G की वैल्यू आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना लेना है G की वैल्यू। ठीक है, तो आप कह देंगे कि धरती इस पर कितना फोर्स लगा रही है, F बराबर mg। तो इतना ही फोर्स या इतना ही बल लगा के हम भी इसको ऊपर उठाएंगे, क्योंकि इतना बल नहीं लगाया तो ये उठेगा नहीं। तो हम mg के जितना बल लगाएंगे और इसको ऊपर उठाएंगे, यानी हम भी ऊपर की तरफ कितना लगाएंगे, F बराबर mg लगाएंगे। अगर F बराबर mg नहीं लगाएंगे तो ये बैग उठेगा क्या? नहीं उठेगा। तो आप कह देंगे F बराबर mg, यानी हमारे द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा? बल हो जाएगा द्रव्यमान गुणा G। द्रव्यमान कितना है? mg। m कितना है? आप कह देंगे द्रव्यमान, जिसको हम ब्रैकेट में हम लिख लीजिए 12 किलोग्राम गुणा G की वैल्यू कितनी है, तो आप कह देंगे G की वैल्यू हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन दोनों को गुणा कर दिया तो 12 गुणा 10 कितने हो गए? 120 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो, या फिर आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो आप सीधा भी कह सकते हो कि 120 न्यूटन।
चाहे तो 120 न्यूटन कर दो, चाहे तो ये लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो बल तो आ गया इतना, लेकिन कार्य निकालना है हमें तो किया गया कार्य फाइंड करना है। अब आपको पता है कि किया गया कार्य क्या होता है, तो आप कह देंगे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में किया गया विस्थापन। अब सिंपल सी बात है कि ऊपर ही तो बल लगाया जा रहा है, ऊपर ही बल लगाया जा रहा है और ऊपर की ही तरफ वस्तु जा रही है, तो इन दोनों के बीच में कोई थीटा बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? 0 डिग्री थीटा है। कितना है? 0 डिग्री। अब देखिएगा वर्क डन क्या होता है? एफ एस कोस थीटा होता है कि नहीं होता? होता है कोस। अब देखिएगा थीटा 0 है तो कोस 0 डिग्री कितना होगा? आप कह देंगे कोस 0 डिग्री 1 होता है, यानी कि वर्क डन किया गया कार्य क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस हो जाएगा, या सीधा एफ एस लिख दो, ठीक है, एफ एस, ठीक है। अब बल का मान लिख दो और विस्थापन का मान लिख दो। बल कितना है? 120 न्यूटन, तो कह दो 120 न्यूटन का बल लगाया है और विस्थापित कितना किया है? तो आप कह देंगे 1.5 मीटर विस्थापित किया है। ये पॉइंट को उड़ाते हैं, नीचे 10 लगाते हैं, इस 10 से ये 0 कैंसिल हो गई। अब 12 और 15 को गुणा करके आप लिख सकते हो कि यहाँ पर कितना होगा। तो आप जैसे ही 12 और 15 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? और ये हो जाएगी 180, ठीक है। सो 180 न्यूटन मीटर कह दो, चाहे तो आप कह दो 180 जूल। तो 180 जूल जो है वो वर्क डन हो गया, है ना। सिंपल सा तरीका कि पहले बल निकाला, बल की वैल्यू यहाँ रख दी, कार्य की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 180 जूल आ गई। एकदम सिंपल सा सवाल, समझ आया कि नहीं? तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर किए गए कार्य की गणना कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा गया है देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पीडीएफ में आपको वो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन अगर पूरा नोट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूरा नोट किया हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण नंबर 2 है आपकी पाठ्य पुस्तक का। क्या कहता है? एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगा करके रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। उस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो जैसे जैसे वो आपको बोल रहा है वैसे वैसे मान लिख लीजिए, चित्र अपने बाद में बनाएंगे। देखिएगा सबसे पहले क्या कहता है, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगा रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या कह दिया कि कोई वस्तु है उस पर कि यानी लगाया गया बल कितना है, ब्रैकेट में हम F भी लिख लेते हैं क्योंकि बल को किससे लिखते हैं? F से। F कितना लगा रहा है? तो आप कह देंगे F लगा रहा है 5 न्यूटन। उसके बाद दूसरी चीज देखिएगा, रस्सी जो है वस्तु को इस प्रकार खींच रही है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अब देखिएगा सिंपल सी बात है कि ये इस प्रकार कोई वस्तु है, जमीन पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और रस्सी जो है उसको इस तरफ खींच रही है, जैसे कि ट्रॉली बैग खींचते हैं ना, ट्रॉली बैग खींचते हैं। ट्रॉली बैग पर बल तो इधर की साइड में लग रहा है, लेकिन ट्रॉली बैग चलता तो सीधा सीधा है ना, ठीक है, कि बल तो ऐसे चल रहा, ऐसे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रॉली बैग आपके हाथ में तो आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा खींच रहे हो, लेकिन ट्रॉली बैग चल तो सीधे सीधे रहा है, ठीक है। तो बल कितना लगाया जा रहा है? 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है। विस्थापन कितना हुआ वो भी दे रखा है कि 20 मीटर ले जाया गया। तो विस्थापन कितना दिया गया, जिसको आप S भी कहते हो, कितना है? 20 मीटर वस्तु को ले जाया गया इस तरफ खींच करके। अब हमें क्या चाहिए? किए गए कार्य के लिए इन दोनों के बीच में कोण चाहिए। तो वो कह रहा है कि क्षैतिज और बल के बीच में कितना कोण है। तो आप कह देंगे क्षैतिज और बल के बीच में इस तरह से, मान लीजिए इस तरफ विस्थापन है, ऊपर मान लेते हैं कि ये विस्थापन 20 मीटर है। तो आपको कह रहा है कि इन दोनों के बीच में थीटा जो है वो कितना डिग्री है? उसने कहा है कि 30 डिग्री का कोण है। तो आपको F दे दिया, S दे दिया, थीटा दे दिया, तो किया गया कार्य निकालने में क्या प्रॉब्लम है? कोई भी तो प्रॉब्लम नहीं है। आप कह दोगे कि वर्क डन, जिसको आप किया गया कार्य बोलते हो, क्या होता है? F S cos थीटा। F की वैल्यू कितनी? 5 न्यूटन। और S की वैल्यू कितनी? अच्छा, न्यूटन नहीं लगाते हो तो भी काम चल जाएगा। चलिए सबसे पहले तो cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा कितना है? cos 30 डिग्री है। और cos 30 डिग्री का मान बताइए कि कितना होता है। आप में से सभी लोग जानते हैं कि cos 30 का मान कितना होता है।
तो आप कह देंगे cos 30 का मान होता है √3/2। अब √3/2 की वैल्यू कैसे निकालें? तो बच्चे लोगों वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में नीचे दे तो रखा है कि cos 30 डिग्री की वैल्यू है 0.866। इतना आसान बना के दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ब्रैकेट में देखो नीचे 0.866, ठीक है। तो ये जो है cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, f का मान रख दो, s का मान रख दो, किया गया कार्य आ जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। f कितना है? 5 न्यूटन है। s कितना है? 20 मीटर है। और थीटा कितना है? cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.866, ठीक है। इसको उड़ाते हैं नीचे, 1000 आ जाएगा, ठीक है। 1000 से ये यानी 0 0 कट गया। अब ऊपर से गुणा करके, क्योंकि देखिएगा 5 दूने 10 होते हैं, तो 1 0 और काट दें इन दोनों से, तो अब आ गया 10, ठीक है। 10 से पॉइंट वापस लगा दो तो कितना आ जाएगा? 86.6। अब देखिएगा कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप कह देंगे कार्य का मात्रक तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, कार्य का मात्रक तो जूल होता है। तो किया गया कार्य कितना आ गया? 86.6 जूल आ गया। एकदम सिंपल सा सवाल, समझ में आया कि नहीं? आप इसको एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ पर एक और काम यहाँ पर आप कर सकते हो। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा काम है कि यहाँ पर चाहे तो जूल लिख दो, चाहे तो कैपिटल जे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आप कोई भी काम कर सकते हो, सिंपल जे लगा दो या जूल लगा दो, ठीक है। तो अब तो आप कहोगे कि अब तो हमें कार्य निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो हमें f का मान ma करके फाइंड करना पड़ जाए, चाहे तो हमें बल निकाल करके दे दे, जैसे इसमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि 5 न्यूटन बल है, तो बल और विस्थापन अगर दे दिया तो उसको गुणा करना है, बल और विस्थापन के बीच में थीटा दे दिया तो cos थीटा की वैल्यू निकाल के पूरा वर्क डन हम निकाल देंगे। तो एकदम सिंपल सा ये है फिजिक्स का एक चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है। और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सचमुच में आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कार्य तो हमने अच्छे से कर लिया। अब बात करते हैं शक्ति या पावर। अब देखिएगा पावर किसको कह सकते हैं? अब मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए दो धावक हैं। धावक का मतलब एथलीट मान सकते हो, जो रेसिंग करते हैं, ठीक है, जो दौड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। मान लीजिए कि एक रेस चल रही थी और दोनों को एक पॉइंट पर खड़ा कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ये है राम और ये है श्याम। राम और श्याम को दोनों को एक ही पॉइंट पर खड़ा कर दिया और इनको कहा कि जैसे ही सीटी बजे दौड़ पड़ना, ठीक है। जैसे ही सीटी बजे दौड़ पड़ना, तो जैसे ही सीटी बजाई गई ये दौड़ पड़े, ठीक है। अब ये दौड़ करके गए तो शाम तो यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लेता है? मान लीजिए काफ़ी लंबी दूरी थी, तो शाम तो यहाँ पर पहुँचने में मान लीजिए 5 मिनट का समय लेता है। शाम कितनी टाइम लेता है? 5 मिनट का। और यहाँ पर आकर के कहता है कि लो गुरुजी मैं तो पहुँच गया, ठीक है। अब दूसरा जो है, राम धीरे धीरे दौड़ करके जाता है। अब राम धीरे धीरे जाता है तो राम को लग जाती है 10 मिनट। राम को क्या लग गई? 10 मिनट। और राम जो है धीरे धीरे बीच में थोड़ा सा आराम करने के लिए भी रुका। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ति कम है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कार्य तो दोनों ही बराबर कर रहे हैं, दोनों चल तो इतनी ही दूरी रहे हैं, लेकिन किसी ने जल्दी चल ली और किसी ने धीरे धीरे चली। तो जो जल्दी चलेगा इसका मतलब उसकी पावर, उसकी शक्ति ज़्यादा है। तो अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पर कौन शक्तिशाली है, तो आप कह दोगे कि श्याम शक्तिशाली है, राम में तो शक्ति है ही नहीं, है ना। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर श्याम शक्तिशाली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या निकलता है? तो इसका मतलब ये निकलता है कि कार्य कितना हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। कार्य दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन कार्य करने में कितना टाइम लिया गया वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो शक्ति की सिंपल सी परिभाषा है, आप कह दीजिएगा कि कार्य संपन्न करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मतलब क्या है? कार्य संपन्न करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य संपन्न करने की दर को शक्ति कहते हैं।
तो ये चीज़ समझ आई कि कार्य जो जितना जल्दी कर देगा इसका मतलब उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब शक्ति जो है वो एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो शक्ति की कोई दिशा नहीं होती है, तो ये हमेशा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो आप कह देंगे कि यह एक अदिश राशि है, शक्ति एक अदिश राशि है, शक्ति एक अदिश राशि है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना कि शक्ति एक क्या है, अदिश राशि है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिएगा, शक्ति अगर पूछ ले तो गणितीय परिभाषा क्या होगी। गणितीय परिभाषा ये कहती है कि इकाई समय में किया गया कार्य, क्या इकाई समय में या एकांक समय में, कुछ भी कह सकते हो, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो आप कह देंगे शक्ति कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो अब देखिएगा, मान लीजिए कि कोई वस्तु t समय में कोई वस्तु t समय में कार्य करती है, t समय में कार्य करती है, कितना, मान लीजिए w कार्य करती है। अब t समय में w कार्य करती है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें तो इकाई समय में निकालना है। तो हम इसको भी t से भाग देते हैं, इधर भी t से भाग देते हैं, दोनों तरफ t से भाग देते हैं। इसको t से भाग दिया, कितना आ जाएगा, एक। तो आप कह देंगे एक या इकाई, जो भी लिख दें, इकाई समय में, इकाई समय में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, दोनों तरफ क्या किया है हमने, t से भाग दिया ना, तो इधर भी t से भाग दे देंगे। और आपको पता है इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, शक्ति होता है। तो इसको लिख देंगे शक्ति या फिर पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, W/T, यानी कि कार्य बटा समय कितना होता है, शक्ति होता है। तो जब भी शक्ति का फॉर्मूला पूछे तो सिंपल सी बात, शक्ति पावर बराबर किया गया कार्य बटा में समय। अब यहाँ पर आता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो वैसे तो आप कौन सा मात्रक ले सकते हो, जूल, कार्य का मात्रक क्या है, तो आप कह देंगे जूल है। और अगर मैं कहूँ समय का मात्रक कितने, तो आप कह देंगे सेकंड है। तो वैसे तो शक्ति का मात्रक आप बता सकते हो, क्या, जूल/सेकंड। बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो, लेकिन इसका स्पेशल मात्रक भी होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो आप कह देंगे कि शक्ति का मात्रक तो जी वाट होता है। कितना होता है, वाट होता है। तो आप कह देंगे कि इसका मात्रक जो है, चाहे आपसे SI मात्रक पूछ ले, चाहे आपसे MKS मात्रक पूछ ले, एक ही बात है, मात्रक कितना है, इसका मात्रक है वाट, जिसको आप WATT लिखते हो, ठीक है, वाट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाट जो है इसका क्या होता है, मात्रक होता है। अब आपसे पूछ लिया गया कि कई बार आपने सुना होगा किलोवाट, मेगावाट, और कई बार आप सुनते हो कि कितने HP का ट्रैक्टर है। जब भी ट्रैक्टर लाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादातर जो है भारत की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्र वालों से अगर पूछ लिया जाए कि हॉर्स पावर क्या होती है, HP क्या होती है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि ट्रैक्टर की जो पावर होती है, जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उनकी जो पावर है वो किस में मापी जाती है, HP, यानी हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, ठीक है। घोड़े को अश्व कहते हैं, हॉर्स कहते हैं, तो अश्व शक्ति में मापा जाता है। तो अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, मीटर आपको पता है, मीटर किसका मतलब है, दूरी का, ठीक है। अब उसी में अगर हम कर दें किलोमीटर, मीटर किलोमीटर बन गया, तो किलो में कितने आते हैं, 1000 आते हैं। तो वैसे ही वाट तो हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे किलोवाट की, तो यहाँ पर कितने वाट आएंगे, तो आप कह देंगे किलो आ जाए कहीं पे भी, तो उसका मतलब 1000 वाट ही होता है, तो 1000 वाट आ जाएंगे, ठीक है। किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। और दूसरी बात अगर पूछ लिया जाए कि मेगावाट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब किलोवाट का भी, यानी इस तरह से देखिएगा कि 1 मेगावाट बराबर कितने होते हैं, 1000 किलोवाट होते हैं। मेगावाट कितना होता है, 1000 किलोवाट होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अश्व शक्ति, हॉर्स पावर कितनी होती है, 1 HP, चाहे तो आपसे क्या पूछ लिया जाए, HP पूछ लिया जाए, स्मॉल h और कैपिटल P, ठीक है, स्मॉल h और कैपिटल P, चाहे तो हॉर्स पावर पूछ ले, चाहे तो आपसे अश्व शक्ति पूछ ले,
कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक अश्व शक्ति के अंदर 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी हॉर्स पावर में ट्रैक्टर की शक्ति मापते हैं तो उसमें एक अश्व शक्ति का मतलब होता है, एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। ठीक है, एक मेगावाट कितने हो गए? 1000 किलोवाट। अगर किलोवाट में तो बता दिया, वाट में बताना हो तो क्या करेंगे? वाट में 10 की घात 6 जीरो आ जाएंगे, इतने वाट आएंगे। ठीक है, तो ये हो गई किलोवाट पूछ ले, मेगावाट पूछ ले, अश्व शक्ति पूछ ले, और वाट तो शक्ति का मात्रक है ही। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। तो ये बात हुई हमारी शक्ति की। ठीक है, अब शक्ति पर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम विद्युत शक्ति पर जाएंगे कि विद्युत शक्ति क्या होती है। उसके बाद विद्युत शक्ति के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि विद्युत कितना हमने यूज किया, कितना नहीं यूज किया, तो वो किस में मापा जाता है? तो वो एक यूनिट में। आप कहते हैं ना इतनी यूनिट बिजली जो है जल गई, इतनी जो यूनिट है बिजली, इतने का बिल आया है, तो वो यूनिट क्या होती है, एक यूनिट में कितनी बिजली आती है, कितनी पावर आती है, ऊर्जा आती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम समझते हैं विद्युत शक्ति को। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका अब की बार विद्युत वाला चैप्टर तो सिलेबस में है नहीं। तो विद्युत वाला चैप्टर सिलेबस में है नहीं तो आप विद्युत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, अब आपने जब ज़्यादा कुछ नहीं जाना है तो ऐसे में फिर आप विद्युत शक्ति को कैसे समझेंगे? विभवांतर क्या होता है इसको कैसे समझेंगे? धारा क्या होती है इसको कैसे समझेंगे? तो इसको हम जो है थोड़ा सा इसकी एक देखते हैं कि थोड़ा सा टच ले लेते हैं, हम विद्युत शक्ति का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है। फिर जब आप विद्युत शक्ति को पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा सिंपल सी चीज़। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत धारा क्या होती है। तो देखिएगा, मान लीजिए ये कोई तार है और तार के आपके मान लीजिए ये कोई बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, बल्ब लगाया हुआ है और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? कोई सोर्स दे दिया। ठीक है, क्योंकि सोर्स तो देना पड़ेगा ना, विद्युत शक्ति अगर नहीं आएगी तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो बल्ब जलाने के लिए हमने कोई सोर्स दे दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब क्या होता है कि तार के अंदर आवेशों का गमन होता है। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे और इस बल्ब को ऊर्जा प्रदान कर देंगे। ऊर्जा प्रदान कर देंगे जो कि क्या होगी? विद्युत ऊर्जा। और ये बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल करके आपके जो है रूम में या जहाँ पे भी आपने प्रकाश जलाना है वहाँ पर प्रकाश उत्पन्न कर देगा। यही तो होता है। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर हमें पता करना है कि इसके अंदर कितनी विद्युत धारा बह रही है तो हम देखते हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितना आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है इस पूरी तार में से। ठीक है, इस पूरी तार में से 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब पूरी तार का पता लगाने के लिए हम क्या कर लेते हैं? एक पॉइंट ले लेते हैं, फिक्स पॉइंट। अब इस पॉइंट से जितना जाएगा वही तो हो जाएगा टोटल आवेश। तो हम देखते हैं कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, वही क्या हो जाएगी? विद्युत धारा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो इकाई समय में q का 1/t हिस्सा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा जो है वो क्या हो जाएगी? q/t हो जाएगी। यानी आवेश बटा समय क्या होता है? विद्युत धारा होता है। I = q/t। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसको समझिएगा कि t समय में अगर q आवेश प्रवाहित हो रहा है, t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो दोनों को t से भाग दे दो। इकाई समय में कितना भाग होगा? q का tवां हिस्सा होगा। ठीक है, यानी कि q/t क्या होगा? एकांक समय में प्रवाहित आवेश, और वही तो क्या होती है? विद्युत धारा होती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि I = q/t किस लिए होता है? विद्युत धारा जब भी पूछ ले तो आवेश बटा समय होता है, कुल प्रवाहित आवेश बटा लिया गया कुल समय। ठीक है, तो q/t होता है। इतनी चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं विभवांतर क्या होता है। ठीक है, देखिएगा कि विभवांतर का मतलब क्या होता है कि देखिएगा, आपने पानी को बहते हुए देखा होगा। पानी कहाँ से कहाँ तक बहता है? तो आप कह देंगे कि पानी जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। ऐसा ही तो होता है ना, जहाँ से ऊंचाई है जिस तरफ ढलान रहेगी उस तरफ पानी बहता चला जाएगा। तो वही ढलान जो होती है वो क्या होता है? एक अंतर होता है, ऊंचाई का अंतर होता है। ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा दिमाग में इमेज बनाइएगा। ठीक है, वैसे ही इस तार के अंदर जब हम कोई सोर्स लगाते हैं, कोई बैटरी लगाते हैं, तो ये बैटरी जो
है बैटरी क्या करती है कि एक सिरे से दूसरे सिरे, ये तार ही तो है, तार का एक सिरा और दूसरा सिरा जो दोनों टर्मिनल्स पर जुड़ा हुआ है बैटरी के, वो क्या करती है उन दोनों के अंदर अंतर उत्पन्न कर देती है, अंतर उत्पन्न कर देती है। तो अंतर की वजह से आवेश यहाँ से चलता है और इधर चला जाता है। जब इधर जाता है तो बीच में इसको अपनी ऊर्जा प्रदान करते हुए जाता है, जो कि क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा उसको देकर के आगे चलता रहता है। तो इस तरह का जो अंतर होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इतनी चीज समझ आ गई। अब विभवों का अंतर मैंने बोला विभवांतर होता है, तो विभव क्या होता है, विभवों का अंतर विभवांतर होता है, तो विभव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। विभव का मतलब है कि आवेशित कोई स्थान है, मान लीजिए कोई एक ऐसा स्थान है, कोई ऐसा मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, आप अनंत से पता नहीं कहां से, कहीं से भी एक आवेश को यहाँ पर लेके आ रहे हो, क्यों आवेश को यहाँ पर लेके आ रहे हो, लेकिन क्यों आवेश को नहीं, आपको किसको लाना है, इकाई आवेश को। इकाई आवेश को इस बिंदु तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा, आपका विभव होगा। यानी विभव का मतलब क्या है, विभव का मतलब है कि इकाई आवेश को, आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि इकाई आवेश है, उसको तार में, वायर में चलाने के लिए, इकाई आवेश को वायर में एक बिंदु पर लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी बिंदु पर कोई और विभव है और दूसरे बिंदु पर कोई और विभव है, तो उन दोनों के बीच में जब आवेश को लेकर के जाना है तो उन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, तो एक तरह से आप इतना समझ सकते हो कि विभवांतर जो है, विभवांतर वो क्या है, इकाई आवेश पर किया गया कार्य। फाइनल नहीं समझ आया तो इतना समझ लो कि V क्या है, V है किया गया कार्य, V क्या है, किया गया कार्य। नहीं समझ आ रहा तो इतनी बात समझ लो, क्योंकि विद्युत वाला चैप्टर नहीं है तो आपको डेफिनेटली मान के चल सकते हैं कि आपको सचमुच में नहीं समझ आया होगा। क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि हमने उसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब देखिएगा विभवांतर क्या होता है, किया गया कार्य होता है। किया गया कार्य किस पर, ध्यान दीजिएगा, एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर, इकाई आवेश पर, एक आवेश पर, एक कूलाम आवेश पर, इकाई आवेश पर किया गया कार्य कितना है, V है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक टॉफी को लाने के लिए 20 रुपए लगे हैं, तो Q टॉफियां लाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, V को Q से गुणा कर देना। वैसे ही है कि मान लीजिए एक टॉफी पर 2 रुपए लगते हैं, तो Q टॉफियों पर कितने लगेंगे, 2 गुणा Q लिख दें। ठीक है, तो देखिएगा एक आवेश पर जब V कार्य हो रहा है तो Q आवेशों पर कितना काम होगा, तो आप कह देंगे Q गुणा V, क्योंकि एक पर इतना है और आवेशों की संख्या कितनी है, Q है, तो आप कह देंगे कि Q आवेश पर किया गया टोटल कार्य कितना हो जाएगा, QV। तो हमने QV किसकी जगह रख दिया, टोटल कार्य की जगह रख दिया, और बटा में रख दिया समय, और कार्य बटा समय क्या होती है, शक्ति। तो शक्ति का मात्रक बन गया VQ × T। इतनी चीज क्लियर हो गई क्या, इसको नोट डाल के लिख लो कि विभवांतर या V जो है वो क्या होता है, किया गया कार्य किस पर, एकांक आवेश पर। जब एक आवेश पर V कार्य हो रहा है, एक आवेश पर उसको तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जब V कार्य किया जा रहा है, तो Q आवेशों पर कितना काम होगा, V को Q से गुणा कर देंगे, यानी VQ कार्य होगा। ठीक है, अब शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय। कार्य की जगह VQ लिख दिया, बटा में समय लिख दिया, और हम अभी तो ये पढ़ के आए हैं कि Q बटा T क्या होता है, विद्युत धारा होती है। इस Q बटा T को हम क्या बना देते हैं, I बना देते हैं। ये V साथ में पड़ा है तो ये क्या बन जाएगा, VI। तो आज के बाद कोई भी आपसे विद्युत शक्ति का मान पूछ ले, वैल्यू पूछ ले, तो आप कह दोगे P बराबर VI। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे डेफिनेशन तो पढ़ी ही नहीं, तो डेफिनेशन और देख लीजिए कि विद्युत शक्ति क्या होती है। सिंपल सी चीज है कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। एक और
काम आप कर सकते हो कि मान लीजिए कि यदि Q कूलाम आवेश है, Q कूलाम टोटल आवेश है, T सेकंड लगते हैं उसको, और V वोल्ट के विभवांतर से अगर वो गुजरता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, P बराबर VI होगा। ये चीज़ समझ आ गई। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को रिमाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा, तब ये जो बात है वो पूरी की पूरी दिमाग में बैठ जाएगी। तो विद्युत शक्ति आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हर एक आप अगर कोई बल्ब भी लाते हो तो पूछते हो ना ये कितने वाट का बल्ब है, तो वो क्या होती है, उस बल्ब की शक्ति होती है। उस बल्ब की शक्ति होती है कि उस बल्ब को चलाने के लिए कितनी शक्ति हमें लगानी पड़ेगी, यानी कितनी विद्युत शक्ति लगानी पड़ेगी। अगर कोई बल्ब बड़ा है यानी ज़्यादा वाट का है, इसका मतलब उसमें ज़्यादा विद्युत की ज़रूरत है, ज़्यादा विद्युत शक्ति चाहिए होगी। और अगर कम वाट का है तो उसमें कम विद्युत शक्ति चाहिए होगी। तो वो क्या होती है, वाट में जो वो आप मापते हो, 100 वाट का बल्ब है, 25 वाट का बल्ब, आजकल तो LEDs आ रही है 25 वाट की, इस तरह से और भी बहुत वाट आते हैं, ठीक है, 16 वाट की, जो भी है, ठीक है, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। देखिए कितने कितने वाट की आती है, तो वो क्या होती है, वो विद्युत शक्ति ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप जो मापते हो, आपके घर में जो विद्युत आती है उसको आप यूनिट में मापते हो। किस में मापते हो, यूनिट में मापते हो। तो एक यूनिट जो होती है वो विद्युत शक्ति होती है या विद्युत ऊर्जा होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप वहां पर विद्युत ऊर्जा को मापते हो, विद्युत ऊर्जा को मापते हो कि कितनी ऊर्जा नष्ट हुई है। देखिएगा आप वहां पर क्या मापते हो, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को हम कैसे मापते हैं कि टोटल कितना कार्य हुआ है, यही क्या होती है, ऊर्जा। टोटल कार्य कितना हुआ, यही क्या होती है, ऊर्जा। ऊर्जा का भी मात्रक जूल है, कार्य का भी मात्रक जूल है, क्योंकि कार्य हम कहते हैं इतना काम करने में कितना कार्य हुआ, ये तो ठीक है। लेकिन टोटल काम करने में देखिएगा कि आपके घर में कितने सारे उपकरण चलते हैं, सभी उपकरणों में जितने कार्य किया जाएगा, जितनी ऊर्जा नष्ट होगी वो क्या कहलाएगी, वो हो जाएगी विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब ऊर्जा और कार्य सीमित होता है, जितना कार्य करोगे उतनी तो ऊर्जा नष्ट हो गई। समझ में आ गई कि स्टेमिना उतना ही तो नष्ट हो रहा है जितना कार्य कर रहे हो, तो वहां पर विद्युत ऊर्जा और टोटल कार्य सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, यूनिट में मापते हैं। किस में मापते हैं, यूनिट में मापते हैं। और एक यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट का ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। आप कहोगे ये क्या बात हुई, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि 1 किलोवाट गुणा घंटा जो है वो 1 यूनिट हो गई है, लेकिन ये 1 किलोवाट गुणा घंटा है क्या। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई उपकरण है 1 किलोवाट का, अगर उपकरण है, यदि कोई 1 किलोवाट का विद्युत साधित्र, ये विद्युत उपकरण भी कह सकते हो, कोई भी विद्युत उपकरण, ठीक है। यदि कोई 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण 1 घंटे तक, कितने समय तक, 1 घंटे तक, अगर कोई 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, वह कुल ऊर्जा 1 यूनिट कहलाती है, 1 यूनिट कहलाती है। अब देखिएगा 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है। अब देखिएगा 1000 वाट का मान लो बहुत बड़ा बल्ब है आपके पास, 1000 वाट का, वैसे तो 100 वाट का तो बल्ब आपने देखा ही है, 100 वाट के 10 बल्ब ले लो, एक ही तो बात है। मान लीजिए कि 100 वाट के 10 बल्ब जला रहे हो और 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे तक आप जला करके रखते हो, तो जितनी बिजली का उन्होंने उपयोग किया, जितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया, वो क्या कहलाएगी, वो 1 यूनिट कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं, यानी 1 यूनिट का मतलब क्या होता है कि 1000 वाट का बल्ब कितनी देर तक चलना चाहिए, 1 घंटे तक चलना चाहिए। अगर हमसे पूछ ले कि
एक यूनिट जो है वो जूल में कितनी होती है, क्योंकि ऊर्जा क्या है, टोटल किया गया कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो आपको बताना है कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो सिंपल सी फिलॉसफी है, देखना हम क्या करेंगे, देखिएगा जूल कैसे आता है, थोड़ा सा देखिएगा, समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो है फिजिक्स का चैप्टर है, और फिजिक्स जो होती है, भौतिक विज्ञान जो होती है, वो समझ पर ही आधारित होती है, ठीक है। थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए और थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए, बस फिर ये जो आपका चैप्टर है वो हो जाएगा। देखिएगा हमने क्या पढ़ा था, शक्ति हमने पढ़ा था कार्य बटा समय, शक्ति क्या पढ़ा था, कार्य बटा समय। अब बताइए शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप कह देंगे शक्ति का मात्रक होता है वाट। समय को इधर ले जाए, इधर भाग में इधर गुणा में आएगा तो गुणा। समय का मात्रक क्या होता है, तो आप कह देंगे सेकंड होता है, ठीक है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो एक चीज आपको समझ में आती है कि जूल का मतलब क्या होता है, वाट गुणा सेकंड। तो एक जूल का मतलब क्या है, एक वाट का बल्ब एक सेकंड तक चलेगा तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी, एक जूल। लेकिन हमारे पास तो कितनी ऊर्जा है, हमारे पास तो एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट गुणा घंटा है। तो हम किलोवाट घंटा को अगर वाट और सेकंड में चेंज कर ले तो उसको हम जूल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइएगा कि जूल वाट गुणा सेकंड होता है। तो हम क्या किलोवाट गुणा घंटा को जूल में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो आप कह देंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिएगा काम क्या करना है, काम सिर्फ इतना करना है कि किलोवाट को बदलना है वाट में। तो आपको पता है किलोवाट में कितने वाट होते हैं, आप कह देंगे 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ना कि 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट हो गए, ठीक है। गुणा घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 1 घंटे में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। और अगर मिनट को सेकंड में बदलना है तो 1 मिनट में कितने हो गए, 60 सेकंड हो गए। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि ये क्या बन गया, अगर इसको गुणा कर दो तो 6 और 6 क्या हो गया, 36। 36 गुणा 10 की घात कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 आ गई। 36 गुणा 10 की घात 5। इसको एक और काम कर सकते हो कि इसको पॉइंट यहाँ पे यानी कि इसको 10 से भाग दे दो और 10 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6। अब ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जो है कितना आ गया, 1 किलोवाट घंटा बराबर इतने वाट गुणा सेकंड आ गया। और वाट गुणा सेकंड को आप जूल लिख सकते हो, तो आप कह दोगे 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। यानी कि एक यूनिट जो आप लेकर के चले थे, एक यूनिट जिसको आपने क्या बोला था, जिसको आपने 1 किलोवाट गुणा घंटा बोला था, वो कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे कि 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल एक यूनिट में होते हैं। बता दो बच्चों, समझ आया कि नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, कार्य और शक्ति, ठीक है। तो देखिएगा आपके सामने एक शक्ति का क्वेश्चन है, ठीक है। शक्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ठीक है। एक क्वेश्चन करते ही आपको पता चल जाएगा कि शक्ति की जो गणना है वो कैसे की जाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल होती है शक्ति की गणना करनी, ठीक है। आप जानते हैं कि शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय, ठीक है। P = क्या होता है, W/T होता है, आप सभी जानते हैं। तो आप कह देंगे कि जब भी हमें शक्ति फाइंड करनी है तो हमें किस चीज़ का पता लगाना है, एक तो किए गए कार्य का, और दूसरा हमें कि कितना समय लगा है उस चीज़ का हमें यहाँ पर पता लगाना होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा सबसे पहले आपको समय दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक लिफ्ट 5 मिनट में, यानी कि दिया क्या गया है, सबसे पहले तो हमें समय यानी कि T दे दिया। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी हो गई कि समय कितना दिया है, 5 मिनट दिया है। कितना समय दिया है, 5 मिनट दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा जब भी आपको समय मिनट में दिया गया हो तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि समय हमें किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। समय हमेशा किस में लेना है, सेकंड में लेना है। कि जूल में सबसे पहले जब हमने किया था तो हमने समय को किस में लिया था, सेकंड में। तो आपको समय को सेकंड में बदलना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 5 में कितने होंगे, तो आप कह देंगे 5 गुना 60 कर दो, पता चल जाएगा। तो 6 5 30 यानी कि 300 सेकंड। तो समय कितना हो गया, समय हो गया हमारा 300 सेकंड। पहली चीज हमारा समय हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो कार्य किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। कार्य जो होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब बल क्या होता है, बल को भी ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बल नहीं दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा कि बल जो है
बल क्या होता है, तो बल होता है F गुणा A। F गुणा A होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, M गुणा A होता है, बल तो फाइंड नहीं कर रहे हैं। F बराबर क्या होता है, MA होता है। F बराबर क्या होता है, MA, जहाँ पे M क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान, और A क्या होता है, वस्तु का त्वरण। M क्या है, ध्यान दीजिएगा, M तो है द्रव्यमान कि उसका द्रव्यमान कितना है, और A है त्वरण। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादातर आपसे पूछेगा कि वस्तु या तो ऊपर जा रही है या तो वस्तु नीचे जा रही है, और जब भी वस्तु ऊपर या नीचे जाती है तो उस पर त्वरण कौन सा लगता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगता है। इसलिए जब भी वस्तु ऊपर नीचे जा रही होती है तो ये फॉर्मूला mg होगा, और g की वैल्यू कितनी रहेगी आपको पता है, g की वैल्यू रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको बल निकालने तो आप क्या करेंगे, बल F बराबर m, द्रव्यमान कितना है तो 1000 kg है, तो आप कह देंगे 1000 kg दे रखा है, गुणा g कर दो, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनको जैसे ही गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 गुणा 10 कितना हो गया 10,000, तो 10,000 को चाहे तो आप 10 की घात 4 लिख दो, 10 की घात 4 न्यूटन, 10 की घात 4 न्यूटन बल आ गया। तो बल कितना आया, 10 की घात 4 न्यूटन आ गया। अब अगर पूछा जाए कि कार्य कितना है तो आप कह देंगे कार्य कितना हो गया, तो आप कह देंगे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। अब ऊपर ही तो बल लगाया जा रहा है और ऊपर ही विस्थापन है, तो cos थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो cos थीटा क्या होगा 1, कि जब सेम ही दिशा में है तो बीच का थीटा नहीं लेना होता, तब तो कार्य क्या हो जाएगा, सीधा बल गुणा विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा विस्थापन कितना हुआ है, तो उसने दिया है कि विस्थापन आपका 300 मीटर हुआ है, 300 मीटर, और बल कितना है, बल है 10 की घात 4 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कार्य जो है वो किस में आएगा, जूल में आएगा, और कितना आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात 6, 3 गुणा 10 की घात 6, क्योंकि 2 तो घातें ये हो गई और 4 घातें ये हो गई, तो 3 गुणा 10 की घात 6 जो है ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमारा आ जाएगा किया गया कार्य। अब हमें फाइंड क्या करनी है, अब हमें फाइंड करनी है शक्ति। तो आप कह देंगे शक्ति या पावर क्या होती है, शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय। बहुत ही सिंपल है, कार्य कितना है तो आप कह देंगे 3 गुणा 10 की घात 6 जूल है, और समय कितना है, समय सेकंड में निकाला था 300, 3 गुणा 100 ऐसे लिख दें, 3 गुणा 100 सेकंड है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 10 की घात 6 थी, 6 में से 2 तो कट गई, 2 कट गई तो कितनी हो गई 10 की घात 4, और शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट, यानी 10 की घात 4 वाट तो शक्ति आ रही है, और कार्य कितना आ रहा है, कार्य आ रहा है हमारा 3 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो आज के बाद जब भी आपको कार्य या शक्ति निकालना हो तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि कैसे कार्य निकालना है, कैसे शक्ति निकालनी है। और कार्य में ध्यान दीजिएगा कि यूनिट्स जो है, जो मात्रक है, बहुत मायने रखती हैं, मात्रक बहुत मायने रखते हैं। मात्रक हमेशा आपको जो दूरी है वो मीटर में रखनी है, भार जो है द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में रखना है, और समय जो है वो आपको सेकंड में रखना है। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो आपका ये जो क्वेश्चन है कार्य फाइंड करने वाला और शक्ति फाइंड करने वाला कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मजा आया होगा आपको। ठीक है, सो चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।